हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नाइन्थ क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, इसके पहले 2 चैप्टर्स की वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, तो इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और नंबर्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इन सब के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे जिनको अगर आप अच्छे से समझ गए तो उसके बाद ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए अब हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, तो यानी कि हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इनका कोई एंड नहीं होता। आप बोलते चले जाइए नंबर्स, नंबर्स खत्म ही नहीं होंगे। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में आपने याद रखना है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि सभी नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी आगे कंटिन्यूएशन में चलते जाएंगे और ये भी इनफाइनाइट होते हैं, इनका भी कोई एंड नहीं होता। अब इसमें याद रखिएगा कि होल नंबर्स में 0 ना तो पॉजिटिव नंबर्स में काउंट होता है ना नेगेटिव नंबर्स में काउंट होता है, ये न्यूट्रल होता है। और बाकी जितने भी होल नंबर्स हैं इसमें, ये सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 क्या है, तो 2 एक नेचुरल नंबर भी है और 2 एक होल नंबर भी है। 5 क्या है, 5 एक नेचुरल नंबर भी है और 5 एक होल नंबर भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 0 की, तो 0 होल नंबर तो है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जो यहाँ हमने देखे, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आता है। 0 होल नंबर तो होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम इसको सिंपल ना इंटीजर्स कह देते हैं, इंटीजर नंबर्स नहीं कहते, हम इनको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में क्या होगा, देखिए 0 की राइट साइड भी होगी, 0 1 2 3 4 5, ये ऐसे चलता जाएगा और पॉजिटिव साइड में ये इनफाइनाइट है यानी कि कोई एंड नहीं है। ऐसे इसकी लेफ्ट साइड भी होगी, -1 -2 -3, उसके बाद ये -4 और ऐसे ही यहाँ पर भी ये चलता चला जाएगा और लेफ्ट साइड में ये माइनस इनफाइनाइट तक होगा। यानी अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता, वो भी इनफाइनाइट तक होते हैं। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 0 क्या है, तो 0 होल नंबर भी है क्योंकि ये होल नंबर में भी आ रहा है, और 0 इंटीजर भी है। आप कह सकते हैं 0 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। आपसे कोई पूछता है 3 क्या है, तो आप कहेंगे 3 नेचुरल नंबर भी है क्योंकि 3 नेचुरल नंबर में भी आता है, 3 होल नंबर भी है और 3 आपका इंटीजर भी है क्योंकि जो 3 है वो इन तीनों में ही आ रहा है। ये चीज़ें भी आपको समझनी है। और अगर आपसे अब कहा जाए कि -2 क्या है, तो आप कहेंगे -2 एक इंटीजर है, ना तो ये नेचुरल नंबर है ना ये होल नंबर है, ये एक इंटीजर है। क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो ना नेचुरल नंबर में आते हैं ना होल नंबर में आते हैं, वो इंटीजर्स में आते हैं। अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी है, देखिए क्या है। अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि किसी नंबर को आप तब रैशनल नंबर कहते हैं अगर वो रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q ये इंटीजर्स होते हैं और जो अपॉन में q होता है ना डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे लिख दे 2/0, तो फिर ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ गया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहता। आप 2 को 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में
लिखा जा सकता है जहां p और q इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं p और q इंटीजर होते हैं तो इसका मतलब ऊपर यानी न्यूमरेटर में और नीचे यानी डिनोमिनेटर में आप पॉजिटिव नंबर लिखिए, आप नेगेटिव नंबर लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि p और q इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं। और इतना और याद रखना है कि जो अपोन में जो q होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो आप जीरो नहीं रखेंगे, ठीक है। अपोन में जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं रैशनल नंबर्स के 0, 1, 2, 3। अब पहले तो आप कहेंगे यहाँ अपोन में कुछ नहीं है। देखिए ये सब जो नंबर्स है 0, 1, 2, 3 ये अकेले नहीं है, इन सब के अपोन में जब कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है। 0/1, 1/1, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को 3/1। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा 5/2 ये तो सिंपली नजर आ ही रहा है। 5/2 5 भी इंटीजर है, अपोन में 2 भी इंटीजर है तो p/q की फॉर्म में आया ही हुआ है, ये रैशनल नंबर है। 7/3 ये भी रैशनल नंबर है। फिर -1, -2 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इनके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। और ऐसे ही -15/4 ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ऊपर -15 एक इंटीजर है, नीचे 4 एक इंटीजर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इधर, जैसे हम लिखते हैं 125/15। अब आप कहेंगे ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अभी ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है और हमें रैशनल नंबर्स को लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 5 से कटेंगे। देखिए 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2 बचा, 2 and 5 25, 5 5 जा 25। अपोन में 5 या अपोन में आ जाएगा 5 3 जा 15। तो आपको क्या मिला 25/3। तो 125/15 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, हम इनको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। होता क्या है कि जैसे मैं एक रैशनल नंबर लिखता हूँ 5/2, तो रैशनल नंबर में हमें ये भी देखना होता है कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 125/15, ये है तो रैशनल नंबर लेकिन अभी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है और ये दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब अभी ये को प्राइम वाली फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब इसको सॉल्व किया और 25/3 आ गया, अब ये को प्राइम वाली फॉर्म में आ गया। अब ऊपर और नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए ये 125/15 और ये 25/3 ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ये दोनों दिखने में तो आपको अलग लग रहे हैं लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम है। कैसे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 25/3 और फिर मैं ये दूसरा रैशनल नंबर लिख देता हूँ 125/15। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। कैसे कि दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 अपॉन में 5 3 जा 15। तो देखिए इसकी वैल्यू यानी इसका फाइनल फॉर्म क्या है 25/3 और यहाँ पर भी हमें क्या मिला, ऊपर 25 है नीचे 3 है। तो ये दिखने में तो अलग हैं लेकिन इनकी जो फाइनल फॉर्म आती है यानी जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाए कैसे जाते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 25/3। अब मैं अगर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 5 से, 3 से नहीं 5 से करके देखते हैं कि ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी 5 से कर दिया। करने को आप 3 से भी कर सकते हैं लेकिन अभी मैं 5 कर रहा हूँ, मैं 3 वाला भी अभी आपको बता दूंगा। 25 × 5 125 अपॉन में 5 3 जा 15। देखिए जब आपने ऊपर और नीचे सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो आपको 25/3 का जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया। यानी कि अब ये दोनों दिखने में तो अलग है लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। अब ऐसे ही हम वो जो 3 वाला एग्जांपल है वो भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास है 25/3। मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 25 × 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 3 × 3 9। तो 25/3 का इक्विवेलेंट मुझे मिल गया 75/9। अब ये दिखने में अलग है लेकिन वैल्यू सेम है। कैसे, मैं जरा इसको सॉल्व करके देखता हूँ। ये दोनों 3 से कटेंगे, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 and 5 15, 3 5 जा 15 और नीचे 3 3 जा 9। देखिए 25/3 ही आ गया ना, इसका मतलब 25/3 और 75/9 ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये दिखने में तो भले ही अलग है लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। अगर आप ये 75/9 को सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको 25/3 ही मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए 25/3 और 75/9 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स।
तो आप किसी भी रैशनल नंबर्स के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर -2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे -2 से मल्टीप्लाई किया, एक नया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। या किसी भी नंबर, बस इतना याद रखना है कि ऊपर और नीचे सेम इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपको उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। कोई भी ऐसा नंबर अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। √2, √3, √5, √10, √10, पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हो सकता है कि आपको ये एग्जांपल्स देखकर लगे कि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है ना, तो वो इरेशनल ही होगा। ऐसा भी नहीं होता, ये हमें चेक करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैं √4 लिखता हूँ, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 × 2। 2 का पेयर बन गया, ये अपने रूट को ब्रेक करेगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। तो जब हम √4 कहते हैं तो इसका मतलब होता है 2, और 2 तो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में आ सकता है। तो कोई भी नंबर जो अंडर रूट में हो, जो रूट के अंदर हो, आप उसे देखते ही ये नहीं कह सकते कि ये रैशनल है, इरेशनल है। पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि उसमें पेयर क्या बन रहे हैं और क्या वो अपने रूट को ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ, ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए, इन्हीं को देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये √10 देखता हूँ। √10 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 5। कोई पेयर नहीं बन रहा, मतलब दोनों डिफरेंट है ये, तो ये अपने रूट को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब मैं एक लेता हूँ एग्जांपल √25। तो इसके पेयर ऐसे बन जाएंगे 5 × 5, ये अपने रूट को ब्रेक करेगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा 5। यानी √25 का मतलब 5 होता है, और 5 तो एक रैशनल नंबर है। तो √25 क्या हुआ? एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये अपने रूट को ब्रेक कर सकता है। लेकिन √10 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये अपने रूट को ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने और लिया हुआ है ना, जैसे √20, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला √20, इसको देखिए, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। 2 का तो पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर आ गया, लेकिन 5 तो अंदर ही रह गया ना, 5 का तो पेयर है नहीं, तो ये अपने रूट को पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाया। तो √20 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे लिखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनमें दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक रैशनल नंबर लिया 1/2। अब हमसे कहा जाता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करो, तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 1 तो 2 से छोटा है, तो पहले तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। इसको नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं 0 पॉइंट, डेसिमल आ गया, ये 10 बन गया। अब 2 × 5 = 10, ये कट गया, तो हमें क्या मिला? 0.5। अब ध्यान से समझिए, 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5। अब यहाँ पर हमें पता है ये पूरी तरह से कट गया है। 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से कट गया। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरा कट गया। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को, ये जो आया ना 0.5, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये तो एक टाइप हुआ कि ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। अब देखिए, ये भी एक रैशनल नंबर है 10/3। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता करना है, तो आप क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 × 3 = 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यह डेसिमल आ गया, ये 0 आ गया। 3 × 3 = 9, फिर से 1 बचा, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है, उसका 0 आ गया। 3 × 3 = 9, फिर से 1 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 आ गया। 3 × 3 = 9, सेम चीज़ बार बार आती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसके आगे एक कॉन्टिन्यूशन लगा सकता हूँ। इसका मतलब है कि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3.3333333, और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो 10/3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3.333, 2-3 बार ऐसे दिखा दिया, और फिर ये कॉन्टिन्यूशन। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद
ये 3 कॉन्टिन्यूशन में चलता जा रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया इसमें। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इसमें जो 3 है वो लगातार अब रिपीट होता जा रहा है ये भी एक रैशनल नंबर और ये भी एक रैशनल नंबर ही है 1/2। दोनों ही रैशनल नंबर है, लेकिन एक का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और दूसरे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, इसको लिखने का एक और तरीका, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया ना ये वाला हमारे पास, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, 3.3 लिखिए और ये डेसिमल के बाद जो 3 है इसके ऊपर ये रिपीटिंग बार लगा दीजिए। अब इसको दोनों को सेम तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ भी जो डेसिमल के बाद 3 है ये रिपीट होता जा रहा है, और इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं कि 3.3 और वो जो पॉइंट के बाद वाला 3 है वो ऐसे ही चलता रहेगा, 3.33333 ऐसे आता रहेगा। तो दोनों तरीके हैं, दोनों का सेम मतलब है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि 10/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और ये 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको समझानी रह गई, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.5 और 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है 3.333, फिर ये कॉन्टिन्यूशन है। कॉन्टिन्यूशन मतलब ये डॉट 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 है। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि एक डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्ट आपको दे दिया 0.5 है और दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन आपको इस तरीके से दे दिया 3.333 और ये कॉन्टिन्यूशन, या फिर इस तरीके से दे दिया 3.3 और ऊपर रिपीटिंग बार। अब आपसे पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो पहले तो मैं आपको निशानी बता देता हूं कि जब ये कॉन्टिन्यूशन आप देखते हैं ना, कॉन्टिन्यूशन से पता चलता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कटा नहीं है, ठीक है। और 333 यहाँ 3 बार आ गया, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ से पता चला? ये कॉन्टिन्यूशन से। और रिपीटिंग कहाँ से पता चला? यहाँ से कि 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर ये ऊपर रिपीटिंग बार आ गया, इससे पता चल गया, ये जो रिपीटिंग बार है इससे पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और 3 के ऊपर रिपीटिंग बार है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जबकि 0.5 में आपको कोई ऐसा कॉन्टिन्यूशन नजर नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये तो पूरा ही कट गया था, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से भी आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अब इसके बाद हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए मैंने क्या लिखा है, इसका एक ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन सब का एक ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है और वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है ना ये रिपीट होता है। कैसे? मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पहला 1.0100100100001 4 टाइम 01 और फिर ये कॉन्टिन्यूशन। ये कॉन्टिन्यूशन से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कटा ही नहीं। और यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है, इधर अगर देखेंगे ये नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। पहले आया डेसिमल के बाद 01, फिर आया 001, फिर आया 0001, फिर आया 4 टाइम 01। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगला एग्जाम्पल देखिए 2.01020304 फिर 55698 फिर ये कॉन्टिन्यूशन। कॉन्टिन्यूशन से पता चला कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कटा ही नहीं है, पूरा नहीं कटा ये। और उसके अलावा यहाँ से पता चला ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे जो इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसके लिए, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब इसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर कलेक्शन होता है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। यही मैंने आपको बताया, रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इन सबको हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप रियल नंबर्स। यानी जितने भी रैशनल नंबर्स और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं ये मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर हर तरह के नंबर आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी।
अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, उनका सम कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स है 2/5 और उसमें उसके साथ ऐड करना है 3/10। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर्स क्या है। यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 10 है। तो पहले तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। उसके लिए हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। देखिए 5 और 10 ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरह का केस होता है। तो ये जो बड़ा मल्टीपल है ना 5 2 जा 10, यही एलसीएम होता है। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों का एलसीएम 10 है। तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर अब 10 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 10 है, इसको अब 10 कैसे बनाएंगे। ऑब्वियस ही बात है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको करके देखते हैं। जैसे 2/5 है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा 4/10। तो ये 4/10 क्या है, पहले भी मैंने आपको इक्विवेलेंट बताया था ना, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं एक रैशनल नंबर का। तो ये 2/5 का इक्विवेलेंट आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि डिनोमिनेटर 10 हो गया ना। अब 2/5 की जगह देखिए मुझे 2/5 में ऐड करना है 3/10 को, और 2/5 का इक्विवेलेंट मुझे 4/10 मिल गया। दोनों का मतलब एक ही है। आप 2/5 कहिए या 4/10 कहिए, दिखने में अलग है वैल्यू सेम। कैसे 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बात तो वही हो गई ना 2/5 वाली। तो 2/5 की जगह मैं इसका इक्विवेलेंट रख दूंगा, यानी कि 4/10। इसमें ऐड कर देंगे क्या, ये वाला 3/10। तो ये ऐड करते हैं 3/10 हम। अब नीचे डिनोमिनेटर दोनों सेम हो चुके हैं ना। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही दोनों के डिनोमिनेटर सेम आए, अपोन में आप ये कॉमन डिनोमिनेटर 10 लिखिए, ऊपर 4 + 3 लिखिए जो न्यूमरेटर है दोनों के, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 7/10। तो जब हमने 2/5 और 3/10 को ऐड किया तो इनका सम हमें मिल गया है 7/10। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें इक्विवेलेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो मेथड मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया, आपकी बुक में इस तरीके से दिया गया है, लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे 2/5 इसमें ऐड करना है 3/10। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 10 है। तो पहले आप 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। अब इस एलसीएम 10 को आप इस डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड कीजिए। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। उस 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस का साइन। अब इस एलसीएम 10 को अब आप डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर 10 से। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आ गया। उस 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 3 यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ क्या मिल गया 4 + 3 अपॉन में 10। तो 4 + 3 7 अपॉन में 10। देखिए सेम आंसर आ रहा है, जो आंसर यहाँ था वही आंसर यहाँ है। यहाँ हमने इक्विवेलेंट का यूज करके किया, यहाँ बिना इक्विवेलेंट के किया। अब हम देखते हैं कि दो नंबर से, दो रैशनल नंबर से जिनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। 5/6 एक रैशनल नंबर है, इसमें से माइनस करना है 1/4 को। ठीक है, तो पहले हम वो इक्विवेलेंट वाले तरीके से ही करते हैं। 6 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये दोनों डिनोमिनेटर्स 12 बनाने होंगे। यहाँ पर एक स्टेप हम लिख भी सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, यही दोनों डिनोमिनेटर है ना, तो इन्हीं का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 एलसीएम किसका लेना है 6 एंड 4 का। 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए 5/6 को ऐसे लिखिए। अब ऊपर और नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको अपॉन में अब ये 12 लेकर आना है। तो ये बन जाएगा 10/12। ठीक है, तो 5/6 का इक्विवेलेंट आ गया 10/12। दोनों का एक ही मतलब है। अगर 10/12 को मैं सॉल्व करूँ तो क्या आता है 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, वही 5/6 आ गया ना, मतलब तो एक ही है। और यहाँ से मैं लेता हूँ ये 1/4। अब 4 को तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नीचे 12 आएगा। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 जा 3, नीचे 4 3 जा 12। तो यहाँ पर मुझे ये वाला इक्विवेलेंट मिल गया। ये 3/12 किसका इक्विवेलेंट है 1/4 का, यानी मुझे इन दोनों के इक्विवेलेंट अब मिल चुके हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। अब 5/6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10/12 माइनस 1/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3/12। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन आ गए, सेम आ गए, तो मैं नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लिख देता हूँ 12। ऊपर क्या है 10 - 3, तो ऊपर लिख दूंगा 10 - 3। मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 7/12। यानी जब मैंने 5/6 में से माइनस किया 1/4 को, तो मुझे आंसर मिला 7/12।
और इसी को बिना इक्विवेलेंट किए करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, जैसे हमने ऊपर ऐड वाले में किया था ना, वैसे ही 5/6 माइनस 1/4। 6 और 4 का एलसीएम आ गया 12। 12 को डिवाइड कीजिए 6 से, आपको मिलेगा 2। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले 5 से, 2 5 जा 10, माइनस का साइन। 12 को डिवाइड कीजिए इस 4 से, तो आपको मिलेगा 3। 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 10 में से 3 गया, क्या बचा? 7 अपॉन में 12। यहाँ पर भी देखिए आपका सेम आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी 7/12 आया, यहाँ पर भी 7/12 आया। तो ये दो तरीके होते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/3 इंटू में 15/9। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये चेक करते हैं कि ऊपर नीचे कुछ कट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 9 है, ये तो आपस में नहीं कट सकते। ऐसे ये 2 है, ये 3 है, ये भी आपस में नहीं कट सकते। लेकिन ये 3 और ये 15 आपस में कट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 से कटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब कुछ नहीं कर सकता, तो अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर में है 2 इंटू 5, तो ऊपर तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। अपोन में क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, 9 1 जा 9, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया? 10/9। तो जब हमने 2/3 को मल्टीप्लाई किया 15/9 के साथ, तो हमें आंसर मिला 10/9। हालांकि यहाँ पर कैलकुलेशन एक और तरीके से भी हो सकती है, जैसे 2/3 इंटू 15/9 है। अब ये 15 और 9 भी तो एक दूसरे से कट सकते हैं ना, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब कुछ नहीं कट सकता, तो ऊपर 2 इंटू 5 कर देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 3 इंटू 3 कर देंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए आंसर सेम आ रहा है दोनों केसेस में। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन आंसर सेम आता है। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है? एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर डिवीजन वाला है, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। इस बार हमें इस रैशनल नंबर को डिवाइड करना है इस रैशनल नंबर से, यानी कि 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2/3 डिवाइड का साइन और 3/10। अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो डिवाइड का साइन है ना, इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और इस 3/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कुछ कर सकता है? ऊपर नीचे 2 और 3 नहीं कर सकते, 10 और 3 नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकता तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर में 2 इंटू 10 है, जो बन जाएगा 20, अपोन में 3 इंटू 3 है, जो बन जाएगा 9। यानी कि जब हमने 2/3 को डिवाइड किया 3/10 से, तो हमें फाइनली आंसर क्या मिला, या दूसरे शब्दों में कहे क्वेश्चन क्या मिला? 20/9। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि यहां पर हमें ये दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, एक है 3/5 और दूसरा है 4/5, और हमें इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले तो आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप जितने चाहें, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है? देखिए आपकी बुक में जो तरीका दिया गया है मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, और एक और मेथड भी होता है वो भी आपको सिखाऊंगा। आप वो दोनों मेथड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो बुक में जो मेथड दिया गया वो तो मैंने आपको सिखाना ही सिखाना है, लेकिन उसके अलावा एक छोटा मेथड भी होता है जिससे एक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं तो आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन है कि आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, इसमें सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट सही है तो वो सारे आंसर्स सही होंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, और यहाँ पर ना आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 3/5 प्लस 4/5। इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर तो पहले ही सेम है, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखा, ऊपर 3 + 4 है, उनको ऐड कर दिया, तो ये आ गया 8/5। यानी कि इन दोनों के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में जो पहला रैशनल नंबर हमें मिल गया है वो है 8/5। अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 3/5, 8/5, 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आ गया? 8/5। अब हमें दो रैशनल नंबर और फाइंड करने हैं
इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पर दो तरीके, या तो आप इन दोनों के बीच में फाइंड कीजिए या आप इन दोनों के बीच में फाइंड कीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, हम यहाँ पर 3/5 और 8/5 के बीच में अगला रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 8/5। अगर आप इन दो के बीच में फाइंड करते फिर आप क्या लिखते, फिर आप लिखते रैशनल नंबर बिटवीन 8/5 एंड 4/5। इस तरीके से करते। अब मेथड तो वही है, 3/5 और 8/5 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अगर सेम नहीं होता तो फिर हम इनको पहले सेम बनाते, जो हम ऊपर सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो यहाँ कॉमन आ जाएगा। 3 + 8 लिखिए ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा 11/5। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3/5 और 8/5 के बीच में आपको एक और रैशनल नंबर ये मिल गया है, और ये रैशनल नंबर है 11/5। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहला क्या था, ये वाला 3/5, ये यहाँ पर लिखा। ठीक है, उसके बाद अब 3/5 और 8/5 के बीच में ये आ गया 11/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/5। इसके बाद आएगा 8/5 और लास्ट में क्या था 4/5, ये भी लिख दिया। अब हुआ क्या कि 3/5 और 4/5 के बीच में हम ये दो रैशनल नंबर्स फाइंड कर चुके हैं। अब हमें तीसरा और फाइंड करना है। तो ये जो थर्ड रैशनल नंबर आप फाइंड करेंगे, ये आप कौन से दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों के बीच में यानी 11/5 और 8/5 के बीच में फाइंड करें तो वो हमारी चॉइस है, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 11/5 एंड 8/5। मेथड वही है, 11/5 लिखा प्लस 8/5 लिखा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। ऊपर 11 + 8 लिखा, तो हमें मिल गया 11 + 8 19/5। अब देखिए सबसे पहले क्या है 3/5, वो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3/5 आ गया। 3/5 के बाद क्या था 11/5, वो लिख दिया। अब 11/5 और 8/5 के बीच में यानी इन दोनों के बीच में हमें मिल गया है 19/5, तो ये लिख दिया। और 19/5 के बाद लिखेंगे 8/5। ठीक है, आप देख सकते हैं ना 19/5 किन के बीच में आया है, 11/5 और 8/5 के बीच में। और 8/5 के बाद में लास्ट में क्या है 4/5, ये 4/5 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमने ये तीन रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में जो तीन रैशनल नंबर हमने फाइंड किए वो है 11/5, 19/5 और 8/5। और यहाँ पर मैंने आपको एक बात कही थी कि आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस होती है कि आप कौन से नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं। बस आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए तो आपका आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने 3/5 और 4/5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करके दिखा दिए हैं। लेकिन आपने देखा ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम इसमें लगा। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दिया है। अब इसको इस शॉर्ट मेथड से करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5, और हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 3 से बड़े किसी भी नंबर से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यानी आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, 50 से भी, 100 से भी, जिससे भी आप करना चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस 3 से बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा 3/5, यहाँ कोमा लगाया, यहाँ लिखा 4/5। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे दोनों, यानी दोनों से करना है। अब ये दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब पता है क्या होता है, हमारे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ा। वैल्यू थी 3/5, अभी भी अगर आप काटेंगे तो ये तो 1 ही बनेगा ना, 1 × 3/5 तो 3/5 ही हो जाएगा। यानी अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमें इसका इक्विवेलेंट नंबर मिल जाता है, लेकिन वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर आएगा 3 × 10 यानी 30, और अपॉन में 5 × 10 यानी कि 50। यहाँ पर भी मुझे यही करना है, और ये मुझे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ अपॉन में 50 आया है तो यहाँ पर भी अपॉन में 50 ही आना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं 5 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 10 से ही करूंगा। तो 4 10 जा 40 और अपॉन में 50। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आपने देखनी होती है कि आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं आने चाहिए। और डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ गए 50 50।
अब आप देखते हो ऊपर कितना गैप है, 30 है इधर, 40 है इधर, दोनों के बीच में 10 का गैप हो गया ना। 30 और 40 के बीच में इतना गैप है कि आप इसमें 3 रैशनल नंबर सब आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब देखिए इसका तरीका क्या रहेगा, आगे हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें जो 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो हम निकालेंगे 30/50 और 40/50 के बीच में। लेकिन 30/50 आया कहाँ से, ये आया तो 3/5 से ही है ना, इसी का इक्विवेलेंट है। ऐसे ही 40/50 आया कहाँ से, ये आया तो 4/5 से है ना, क्योंकि इसी का इक्विवेलेंट है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 3/5 का मतलब हो गया 30/50, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। और 4/5 जिसको हमने 40/50 लिखा। तो हम जो 3 रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं वो अगर रियलिटी में देखें तो इन दोनों के बीच में फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है वो 3/5 और 4/5 ही है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि 3/5 और 4/5 के बीच में ही आपको रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हीं के बीच में ये 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। अब हमें क्या करना है कि 30/50 है इधर और इधर है 40/50। तो 30/50 से अगला जो रैशनल नंबर बनेगा वो होगा 31/50 और उससे अगला 32/50, उससे अगला 33/50। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में यानी 30/50 और 40/50 के बीच में, दूसरे शब्दों में कहे 3/5 और 4/5 के बीच में जो 3 रैशनल नंबर्स मुझे फाइंड करने थे वो 3 रैशनल नंबर्स मैंने यहाँ पर फाइंड करके दिखा दिए हैं। हम यहाँ और भी फाइंड कर सकते हैं। इससे अगला क्या होगा 34/50, ये भी तो इनके बीच में ही आ रहा है। देखिए जब हम ये 3 रैशनल नंबर कहते हैं तो ये 3 रैशनल नंबर्स 30/50 से बड़े हैं और 40/50 से छोटे हैं, यानी ये इनके बीच में हैं। तो अगर आप और फाइंड करना चाहें तो और भी फाइंड कर सकते हैं, 35/50 भी लिख सकते हैं, 36/50 भी लिख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर तरीका यही है कि डिनोमिनेटर सेम बना दीजिए और न्यूमरेटर में इतना गैप बना दीजिए कि आप जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सके। तो ये भी एक तरीका होता है 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने का। अब यहाँ पर हमारी ये बेसिक वीडियो तो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर को बुक से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।